नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरज कुमार द विद्या जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एमसीक्यू सीरीज को लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी का, तो आपका फिर से पुनः स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास की है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, चैप्टर 3 मानव विकास है, एमसीक्यू सीरीज उसका है। ठीक है, आइए देखा जाए। ये जो एमसीक्यू सीरीज आप पे चल रहे हैं, ये तो 12th के बच्चों की तो आपका बेहतर होगा ही, लेकिन जो स्टेट देने वाले हैं, बिहार स्टेट, उनके लिए भी उपयोगी है। आप अगर ज्योग्राफी से अगर आप पीजीटी का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बीपीएससी टीआर 3, टीआर 4, टीआर 5, उसमें भी आपका काम करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपका मिलेंगे आपका। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल 12th का है तो केवल 12th के लिए बेनिफिट होगा, नहीं, सारे क्षेत्र में आपका ये बेनिफिट आपका पहुंचाएगा, है ना। कृपया इसे आप समझे, देखिए आइएगा। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। आपसे क्वेश्चन यहां पूछा गया, उसका ऑप्शन यहां पर है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन में 1980, 1985, 1990, 1995। सही जवाब आपका यहाँ पर इसी में से आपका चुनना है। उसका सही जवाब होगा आपका 1990। यहाँ आइएगा 1990। 1990 में क्या आया था, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यानी यूएनडीपी के नाम से इसको हम जानते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर देखा जाए ये जो कार्यक्रम जो आया, तो इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। कोई भी कार्यक्रम है तो उसका उद्देश्य तो होगा ही आपका। हाँ, तो इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर क्या करना, मानव विकास का रिपोर्ट तैयार करना। इसका काम है विश्व स्तर पर मानव विकास का रिपोर्ट तैयार करना। किसका काम है, ये मानव विकास, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, यानी यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक कार्य है। विश्व स्तर पर, पूरे दुनिया के स्तर पर मानव कितना डेवलप किया है उसका तालिका बनाना, है ना, वो बताना। ये कब लाया गया था भाई, तो 1990 में लाया गया। प्रतिवर्ष ये अपना रिपोर्ट देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, भारत मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान पर है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो यूएनडीपी जो मानव विकास सूचकांक जो देता है, उस सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, कौन सा स्थान पर भारत आपका आता है। ऑप्शन में 125, बी में 130, सी में 131, डी में 132। हालांकि मानव विकास सूचकांक जो है इसमें आपका तालिका में ऊपर नीचे होते रहता है मानव, लेकिन इसके अनुसार 2011 के अनुसार अगर ये मतलब अभी जो लेटेस्ट है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आपका आंसर होगा है ना 131। ये जो 131 जो है आपका, ये भारत का लेटेस्ट में भी आपका एनसीईआरटी का जो है बुक, उसके अनुसार अभी 131 स्थान इसका दे रहा है आपका, है ना, 131 है। अभी देखा जाए अगर यहाँ से कुछ बात अगर और निकाले तो टोटल, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने देशों की सूची में भारत का स्थान 131वां है। तो भारत का स्थान 131 जो है, टोटल 188 देशों में से 188 देशों की तालिका जो है मानव विकास सूचकांक का, उसमें भारत का स्थान 131वां है। अच्छा, एक क्वेश्चन और अगर यहां से पूछ दिया जाए कि भारत कौन सी श्रेणी में है, क्योंकि मानव विकास का 3 श्रेणी होता है। कितना श्रेणी होता है, 3 श्रेणी होता है। पहला श्रेणी जो होता है ये उच्च श्रेणी होता है ना, उच्च श्रेणी होता है। दूसरा मध्यम श्रेणी होता है, दूसरा मध्यम श्रेणी, और तीसरा निम्न श्रेणी। 3 प्रकार के श्रेणी है। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कौन सा श्रेणी में, तो भारत मध्यम श्रेणी में आता है। ठीक है, कैमा स्थान पर, 131वां स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, यानी मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है,
ये ऑप्शन में है आपका दिया हुआ, कौन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, यानी कौन है भाई, ऑप्शन के अनुसार यहाँ देख लीजिए, जर्मनी है, यूएसए है, नॉर्वे है, पाकिस्तान है। आपका सही जवाब यहाँ आता है, वो आपका सही जवाब होगा, प्रथम स्थान बोला है ना, यहाँ देखिए प्रथम स्थान बोला है, तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा नॉर्वे। ये नॉर्वे कैवा स्थान पर जाएगा, प्रथम स्थान पर, पहला स्थान पर, यानी पूरा विश्व स्तर पर जो मानव विकास सूचकांक बनता है उसमें प्रथम स्थान किसका आता है, नॉर्वे का आता है। बात क्लियर है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर। अगर यहाँ पर आपसे अगर पूछ दे तो जर्मनी कैवा स्थान पर, तो याद रखिएगा जर्मनी चौथे स्थान पर। यूएस से पूछ दे तो यूएस से 10वें स्थान पर। पाकिस्तान का पूछ दे तो पाकिस्तान 147वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान 1947 में बना और 147 स्थान पर भी है ना, याद रखिएगा। पहला स्थान पर नॉर्वे, क्वेश्चन के अनुसार आंसर नॉर्वे आपका यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू की गई। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू की गई। ये फोर्थ क्वेश्चन आपसे है। 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2013, 3 अक्टूबर 2013 और 2 अक्टूबर 2014। पहले तो ये जान जाइए कि स्वच्छ भारत मिशन है क्या। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, ये भारत को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया। क्या करने के लिए, भारत को प्रदूषण मुक्त करना है। क्या करना है, प्रदूषण मुक्त करना है ना, यानी प्रदूषण हटाना है, यानी प्रदूषण मुक्त भारत हो जाए, यानी स्वच्छ भारत बनाना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ भारत बनाना है ना। कौन सा भारत बनाना, स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य है। किसका है ना, स्वच्छ भारत मिशन का। क्वेश्चन पूछा गया कि कब शुरू की गई, ऑप्शन के अनुसार यहाँ आंसर आपका जाएगा डी, 2014 का है ना, 2 अक्टूबर यानी 2014 को शुरू किया गया। कौन सा है ना, स्वच्छ भारत मिशन। ये 2 अक्टूबर देखा जाए तो यहाँ पर महात्मा गांधी का क्या होता है ना, जन्म होता है। यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। वही 2 अक्टूबर के अवसर पर, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2014 में क्या लाया गया, स्वच्छ भारत मिशन लाई गई आपका। क्योंकि गांधी जी का भी सपना था कि भारत कैसा हो, स्वच्छ भारत हो। ये गांधी की भी सपना रही थी, है ना, स्वच्छ भारत का। तो इसी उद्देश्य से 2 अक्टूबर को लाया गया आपका 2014 में। बात क्लियर होती है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे कहा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। यानी आपका 2000 जनगणना 11 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत की साक्षरता दर क्या है, यानी भारत का साक्षरता दर क्या है, कितने साक्षर हैं यहाँ पर, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, 60% है ना, 74.04%, 65.46% और 70%। सही जवाब इसमें आ जाएगा। देखा जाए तो इसका सही जवाब आ जाएगा बी आ जाएगा। यानी टोटल भारत की साक्षरता पूछा जा रहा है और टोटल भारत की साक्षरता है 74.04%। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाता है बी, वो 74.04, यानी 74.04 स्त्री और पुरुष दोनों मिला करके हैं। यानी इसमें स्त्री भी शामिल है और पुरुष भी शामिल हैं, दोनों को मिला करके बोला जा रहा है कि साक्षरता दर कितना है भारत का, तो 74.04% होता है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर एक आपका पॉइंट निकलता है, इसको समझ लीजिएगा, है ना, एग्जाम के व्यू से अच्छा होगा। ये जो 65.46% जो है, ये जानते हैं क्या 65.46%, ये भारत, पूरे भारत स्तर पर ये स्त्रियों की साक्षरता दर है। अगर बोल दिया जाए सिर्फ स्त्रियों की साक्षरता दर पूरे भारत का जनगणना 2011 के अनुसार तो कितना है, तो वो है 65.46% आपका स्त्री साक्षरता दर, और स्त्री पुरुष मिलाकर के टोटल कितना, तो 74.04% होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है।
हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की साक्षरता दर क्या है, पूरा बिहार का 60%, 63.82%, 65% और 65.70%। इसका सही आप जवाब दे दें। सही जवाब, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी आपसे पूछा गया क्या, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता। इससे पहले आप पढ़े थे, पहले क्वेश्चन था वो भारत की कुल साक्षरता, और यहाँ पर पूछी जा रही है आपसे क्या कि कुल बिहार की साक्षरता, यानी बिहार स्तर पर। तो कुल बिहार स्तर पर साक्षरता कितना है, 63.82%, यानी कौन सा, स्त्री भी शामिल होंगे और पुरुष भी शामिल होंगे, दोनों को मिला करके प्रतिशत आपका है। इसमें अगर आप अगर एक चीज और अलग से याद कर लें, अगर आपसे महिला का अगर पूछा जाए कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा सिर्फ महिला का है ना, सिर्फ स्त्री का, स्त्री सिर्फ बिहार में कितना, सिर्फ स्त्री बिहार में कितना साक्षर है भाई, तो 53.33%, 53.33% क्या है, ये महिलाओं की साक्षर दर है आपका बिहार में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है लिमिट्स टू ग्रोथ, ये पुस्तक है आपकी, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब लिखी गई। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट्स टू ग्रोथ जो है ये पुस्तक कब लिखी गई, है ना। ऑप्शन यहाँ पर है आपका 1970, 1972, 1973, 1974। सही जवाब आप दे दें, इसका सही जवाब आ जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार, ये आ जाएगा 1972, यानी 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक लिखी गई थी, है ना। ये ज्योग्राफी से संबंधित आपकी पुस्तक है, ये चीज आपका एक क्वेश्चन पूछता भी है, पूछा भी गया बहुत वक्त से एग्जाम में आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है क्या, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये भी आपकी पुस्तक ही है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं, मतलब कौन है, क्वेश्चन मार्क लगी हुई यहाँ पे, है ना। चलिए कौन है, कौन है भाई, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, सुमाकर है, प्रभाकर है, शिवखेड़ा है, रेटजेल है। 4 ऑप्शन है सामने आपका। इसमें सही आंसर अगर आपसे बात अगर की जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुमाकर। ये सुमाकर जो है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये पुस्तक कब लिखी गई थी, तो याद रखिएगा ये पुस्तक लिखी गई थी 1974 ईस्वी में। कब लिखी गई थी, 1974 ईस्वी में लिखी गई थी अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। कौन लिखे थे, सुमाकर लिखे थे। ये जो प्रभाकर है नाम फंसाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 2 नाम है, इससे कुछ तथ्य निकलते हैं आपका। जैसे शिवखेड़ा, आपसे अगर पूछा जाए कि शिवखेड़ा क्या है, तो आप लिख सकते हैं भाई ये मोटिवेटर है ना, ये मोटिवेटर है, साथ साथ क्या है, ये राइटर भी होते हैं आपका, मोटिवेटर है, राइटर है ना। देखा जाए तो शिवखेड़ा की एक पुस्तक आती है, इस पुस्तक का नाम है जीत आपकी। कभी आपको मौका मिले तो कभी पढ़िएगा आपको, है ना, पढ़िए आप, जीत आपकी इनकी पुस्तक है, यू कैन विन, इनकी पुस्तक लिखा हुआ है शिवखेड़ा की, बहुत अच्छी पुस्तक है आपका। ठीक है ना। आइए रेटजेल से अगर बात किया जाए तो रेटजेल कौन है भाई, तो रेटजेल मानव भूगोल की क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, रेटजेल। ये रेटजेल जो है ना, ये अभी TR2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीटी में आपका मानव भूगोल के पिता कौन है, बीपीएससी TR2 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी रेटजेल से संबंधित आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कराए, ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ये आवर कॉमन फ्यूचर कब लिखी गई, तो ये जो आवर कॉमन फ्यूचर जो है ये भी पुस्तक ही है, एक इनके द्वारा लिखा गया, ये कौन सा कमीशन द्वारा, तो ब्रुंडलैंड कमीशन का ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया, आवर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट कब लिखी गई थी भाई, ऑप्शन 1985 में, 1987 में, 1990 में, 1992 में। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब अगर आप दें
इसका सही जवाब आ जाएगा 1987। 1987 में बोडोलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को क्या किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगले तथ्य टाइप के आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एजेंडा 21 रिपोर्ट, है ना, एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस कब प्रकाशित हुई, यानी एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस कब प्रकाशित हुई, यानी ये जो एजेंडा जो लाया गया, एजेंडा क्या, नियम कानून, कितने नियम कानून थे, 21, वही बोला जा रहा है एजेंडा कितना, तो एजेंडा 21। जैसे इंदिरा गांधी भी मांग की थी 20 सूत्री कार्यक्रम का, है नहीं, आपका देखा जाए तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री का मांग किए थे, वैसे ही 14 सूत्री, वैसे ही यहाँ पर एजेंडा 21 आपका, है ना। तो एजेंडा 21 क्या है आपका, तो एजेंडा 21 ये रिपोर्ट है, रियो कॉन्फ्रेंस ये रिपोर्ट है, कब प्रकाशित किया गया भाई, तो 1990 में, 1993 में, 1985 में, 1997 में। यह सही जवाब इसका दे दे, तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो सामने है, ये है आपका 1993 में आपका। ठीक है, ये सही जवाब होगा 10 का 1993। ठीक है, ये तथ्य है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आइएगा, कर मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। हाँ, यानी समझ लीजिए, एक कहा जा रहा है कि जो तालिका जो है 4 आपके राज्यों की, इसमें भारत का कौन सा राज्य है 4 में से जिसका है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर आता है, उच्च कोटि पर आता है। तो ये कौन है भाई, जैसे आप पढ़े ना विश्व स्तर पर भारत का स्थान कैमा है भाई, तो 131वां है, पहला स्थान नॉर्वे का है, पढ़े ना। वैसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत एक कौन सा राज्य है जो प्रथम श्रेणी पर आता है मानव विकास सूचकांक में, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, केरल है। सही जवाब इसका हो जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा केरल। क्योंकि देखिए केरल डेवलप स्टेट है आपका, पढ़ा लिखा हुआ है ना, एजुकेटेड स्टेट है आपकी, है ना केरल। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक अच्छा है, प्रथम स्थान पर आता है भारत के संदर्भ में। क्योंकि होगा स्वाभाविक, इसलिए होगा कि यहाँ पर एजुकेशन का माहौल है, और जहाँ जो राज्य पढ़ा लिखा होगा स्वाभाविक होगा कि उसकी लिविंग स्टाइल भी अच्छी होगी, है ना, थोड़ा समझदारी से लोग रहते हैं, जीते हैं आपका, है ना, उनकी जीवन शैली भी थोड़ी अच्छी होगी, है नहीं, बेरोजगार भी कम होंगे वहां पर आपका, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, अगर केरल के बाद बोल दे तो केरल के बाद तमिलनाडु का नाम स्थान आता है। ठीक है, पहला स्थान केरल, दूसरा स्थान तमिलनाडु आपका होता है, तो दिक्कत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के निम्न राज्यों में से, यानी ए राज्य में से, ये ऑप्शन में से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, यानी 0 से 6 बच्चा, 0 से 6 उम्र के बच्चे का, आयु के बच्चों में से क्या करा, लिंग अनुपात न्यूनतम है। यानी आपसे सीधे क्वेश्चन है कि 0 से 6 उम्र के बच्चे भारत के कौन से राज्य में सबसे कम पाए जाते हैं लिंग अनुपात में, हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। सही जवाब इसका दे दें तो इसका सही जवाब आएगा हरियाणा। हरियाणा जो है लिंग अनुपात में क्या है, न्यूनतम स्थान पर आपका आता है 0 से 6 वर्ष के उनके बच्चों में। हरियाणा के बाद अगर बोल दे तो हरियाणा के बाद आ जाएगा तो पंजाब आपका आएगा, पहला स्थान पे हरियाणा, दूसरा स्थान पे पंजाब आपका आएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहां देखा जाए तो क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। यानी ये जो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, साक्षरता दर उच्च है। साक्षरता दर कहां सबसे ज्यादा है भाई, लक्षद्वीप, दमनदीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमनदीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। चलिए चार ऑप्शन में सही जवाब आपका आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर क्या है, उच्चतम है।
यानी लक्षद्वीप जो है यहाँ पर ये क्या पाया जाएगा, उच्चतम पाया जाएगा। यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में आपका। ठीक है, लक्षद्वीप से अगर क्वेश्चन कुछ तथ्य निकाले तो लक्षद्वीप देखा जाए तो अगर पूछ दे कौन सा सागरीय भाग में है तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप कौन सा सागर में, अरब सागर में। लक्षद्वीप का अगर बोल दे मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय हो जाएगी कवरत्ती हो जाएगी। अगर पूछ दिया जाए लक्षद्वीप क्या चीज का बना हुआ है तो परवाल भित्ति से बना हुआ है। परवाल भित्ति सिलेंटेटा जीवाणु के समूह से होते हैं, है ना। परवाल भित्ति ये एटॉल का उदाहरण है। एटॉल मतलब ये जो वलयाकार आकृति में होता है, और जो वलयाकार आकृति में जो जमा हुआ है यानी लक्षद्वीप का देखिएगा तो गोल नजर आएगा, वो वलयाकार आकृति में वो परवाल भित्ति से बना हुआ है, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप से, है ना। ये सिलेंटेटा जीवाणु से बना हुआ है ना। सिलेंटेटा जीवाणु बायोलॉजी में पढ़े होंगे, है ना। सिलेंटेटा जीवाणु, ये जो सिलेंटेटा जीवाणु होते हैं ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सिलेंटेटा जीवाणु CaCO3 का बना होता है। नतीजा क्या होता है, यानी चूना पत्थर। नतीजा क्या होता है कि जब सिलेंटेटा जीवाणु मरते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिपक करके वो इकट्ठा होकर करके लक्षद्वीप जैसा परवाल भित्ति बन जाता है आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज और अगर याद रखे, अगर आपसे पूछ दे कि दुनिया की सबसे लंबी परवाल भित्ति कौन सा है तो दुनिया की सबसे लंबी परवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग में है, जिसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम होता है। क्या नाम होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग में आपका होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना। ये ग्रेट डिवाइडिंग दुनिया की सबसे लंबी परवाल भित्ति। चलिए बहुत अच्छा। दमन द्वीप अगर देखा जाए तो अभी हालिया न्यूज अनुसार देखा जाए तो दमन द्वीप क्या है, दमन द्वीप और आपका दादरा नगर हवेली दोनों को मिला करके अब एक कर दिया गया, यानी दो जो पहले थे दादरा नगर हवेली, है ना, जो सूरत के देखिएगा तो सूरत के ठीक नीचे एकदम खंभात की खाड़ी में मिलेगा आपका। यहाँ पर ऐसे आपका, है ना, यहाँ पर ऐसे मिलेगा आपका दमन द्वीप, ये सॉरी दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। यहाँ पर आपका दमन द्वीप भी दो द्वीप है, एक दमन है एक द्वीप है, और यहाँ पर आपका दादरा नगर हवेली है। तो ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को मिला करके एक नाम दे दिया गया, दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप नाम दे दिया गया, है ना। तो ये दमन द्वीप है ना, दमन द्वीप। चलिए कहाँ पर है तो ये आपका खंभात की खाड़ी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। अरे खंभात की खाड़ी किसके अंतर्गत, तो अरब सागर के अंतर्गत आपके हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ आप जान ही रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा का क्या है, संयुक्त राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश भी आपका। अंडमान निकोबार तो आप जान रहे हैं, अंडमान निकोबार क्या है भाई, अंडमान निकोबार देखा जाए तो अंडमान निकोबार ये भी द्वीप समूह है आपका। अगर हाँ इससे क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार कौन सा सागरीय भाग में है, तो आप ये जवाब न दे दीजिएगा, क्योंकि मैप को अगर आप देखिएगा तो आपको वहां पर मैप में जो दिखाई देगा अंडमान निकोबार वो दिखाई देगा हिंद महासागर की ओर, लेकिन हिंद महासागर में नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी में है आपका, है ना। ये बंगाल की खाड़ी में आपका होता है। कौन होता है, ये होता है आपका अंडमान निकोबार आपका। ठीक है, इसकी मुख्यालय अगर पूछ दे तो इसकी मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी मुख्यालय, पोर्ट ब्लेयर। चलिए ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, है ना, आइएगा। तो यहाँ इसका क्या था जवाब भाई, लक्षद्वीप चल रहे थे ना, तो इसके अनुसार सही जवाब क्या था, लक्षद्वीप, है ना। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, आपका सहयोग बना रहे। वीडियो कैसा लगता हो इसे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।